हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। 21 मई की शाम से लेकर अभी तक लगातार आप सभी असंख्य अभ्यर्थियों छात्रों के द्वारा संदेश भेजे जा रहे हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्ज़ाम है इसके संबंध में, कट ऑफ के संबंध में प्रिंस सर का एनालिसिस वाला वीडियो कब तक अपलोड होगा। निश्चित रूप से यूट्यूब पर पहले ही कई सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी असंख्य छात्रों ने मैसेजेस किए, अभी भी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रिंस सर की बात पर कितना भरोसा करते हैं, और ये चीज़ें आप सभी ने ऑब्ज़र्व भी की हैं। पिछली जितनी भी तमाम परीक्षाएं हुई हैं या जो भी घटनाक्रम घटित हुए उसके बारे में पहले से ही जानकारी दे दी। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में भी मैंने आपको कह दिया था कि चाहे साक्षात्कार हो या अन्य एग्ज़ाम्स हों, डेट नहीं बढ़ेगी, तैयारी करते रहिए। तो आप सभी ने देखा कि एग्ज़ाम सकुशल आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से भरोसा रखिए, आगे भी सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के कट ऑफ के संबंध में, चाहे प्रश्नों पर आपत्ति लगाने के संबंध में हो या फिर एमपीपीएससी 2019 के जो साक्षात्कार से बाहर हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए हो, या फिर आने वाली परीक्षाएं मेंस 2021, साक्षात्कार 2019 या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा हो, जिला अधीक्षक की परीक्षा हो या व्यापम की परीक्षा हो, सभी के लिए प्रिंस सर से जुड़ने के लिए, प्रिंस सर के सफल मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आप जो फीडबैक्स भेजते हैं मैं उन्हीं को शेयर करता हूँ। मार्केटिंग करना मुझे आता नहीं है, और आप सभी को पता है कि कैमरा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हो सकता है। पहले हम थोड़ा सा प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, फिर कट ऑफ पर आएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सही बात, सटीक बात सबके पास पहुंचे। आज शाम एमपीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी की गई, और निश्चित रूप से कई प्रश्नों में आप सभी को आपत्तियां हैं। कहने का मतलब ये है कि हर बार की तरह इस बार भी कई प्रश्नों के उत्तर जो एमपीपीएससी ने जारी किए हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके उत्तर हैं उनसे मेल नहीं खा रहे हैं, और इसके हमारे पास वैलिड प्रूफ्स भी मौजूद हैं जिनको आपके साथ हर बार की तरह शेयर करेंगे। चाहे 19 हो, जब से मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ, आपने देखा होगा 19 में भी मैंने आपको वैलिड प्रूफ्स दिए थे, 20 में भी दिए थे, 21 में भी दिए थे, इसमें भी दूंगा और लगातार देता रहूँगा। तो नंबर आपको व्हाट्सएप पहले ही बता दिया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। एमपीपीएससी ने अपनी आंसर की में जो आंसर इसका सही माना है उसको ए माना है। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, इस तरह से इन्होंने उत्तर दिया है। लेकिन अगर प्रश्न को देखें, वर्णन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णन जो शब्द है ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है, और जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, जो कि हर जगह दिया हुआ है, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। जबकि ए ऑप्शन आप कह सकते हैं कि मौजूद नहीं है। हालांकि ये हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में ही जो है बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, एक और विवादित प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। तो देखिए, नहीं है वाले प्रश्न ज़रूर इस बार आपको कंफ्यूज कर गए होंगे। कई लोग तो ऐसे पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में या दबाव की वजह से कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। तो ए ऑप्शन देखा, अजंता लगा दिया। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है जो शायद पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। बट एमपीपीएससी के बच्चे समझदार होते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करते। तो देखिए, इसमें से जो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं, ऑप्शंस अगर हम देखें, अजंता, बाघ, सांची और बलसार। तो अजंता और बाघ जो है यहाँ पर तो पढ़ने में आया है, लेकिन सांची की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्तूप
आप सभी ने देखा, लेकिन यहाँ पर गुफाओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं मिली। और फिर आप सभी देखते हैं कि बलसार जो है यहाँ पर भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा अभी तक पढ़ने में नहीं आया है, क्योंकि जो बौद्ध गुफाएं हैं या प्राचीन स्थल हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर आप कह सकते हैं कि जो इससे संबंधित फैक्ट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सांची में गुफाओं का वर्णन नहीं मिलता है, और बलसार की जहाँ तक बात है तो यहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आयोग ने जो आंसर दिया है इसके अकॉर्डिंग इस पर भी ऑब्जेक्शन तो बनता ही है, और इसके संबंध में भी हम जो है अपने जो प्रूफ्स हैं, वैलिड प्रूफ्स हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन पे आपकी जो है क्या है, आपत्ति जरूर लगनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, आपको बता दें कि आयोग ने इसका आंसर माना है चौथा। अब आपको याद होगा कि एक और प्रश्न था इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सागौन वनों का प्रतिशत पूछा था, आप सभी ने दिया होगा वो एग्ज़ाम। ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके कंकरेंट लिस्ट का यानी कि समवर्ती सूची का हिस्सा होते हैं। तो इसमें जो भी अपडेटेड डेटा होता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसी को सही माना जाता है। लेकिन अभी तक जो रिसर्च की है उसमें इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, कहीं कहीं अंग्रेज़ी में तीसरा लिखा है और कहीं कहीं चौथा भी लिखा है। मतलब मैं ऐसी बात करूं कि इंग्लिश में चौथा और हिंदी में तीसरा, जबकि कहना चाहिए सर्वे वही है। तो थोड़ा सा और इस पर वर्क कर रहे हैं। एक और वर्ड है इस पर इसमें सकल उत्पादन पूछा गया, ग्रॉस पूछा गया है। तो जहाँ तक आयोग का सवाल है, तो देखिए पहले जो इन्होंने सागौन वन वाला, अगर मैं उसका रेफरेंस लूँ तो बहुत पुराना डेटा यूज़ किया था। इकोनॉमिक सर्वे में अपडेट हो गया था वो डेटा, लेकिन इन्होंने 2009-10 का जो डेटा था, शायद उस समय आपने देखा होगा, उसको सही मानकर और जो है इसको हमारे डबल बेंच में चैलेंज कर दिया था। तो हालांकि वो प्रश्न भी बच्चों का 2 नंबर से मेंस जो है रुक गया था, हम जीत गए थे उसको, लेकिन वो डबल बेंच में चैलेंज होने की वजह से आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई। तो ये उसी तरह का है। ये अगर मान लीजिए आपके इकोनॉमिक सर्वे में तीसरा लिखा है तो ये आपत्ति दर्ज कराना ही है। और दूसरी बात, अगर कंसीडर नहीं करते तो इसको चैलेंज कोर्ट में करना ही होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश हीरा, ताम्र, अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, रॉक फास्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयले के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। तो इस तरह से फैक्ट्स दिए गए हैं। अब ये जो कहना चाहिए क्वेश्चन है, ये ऐसा मतलब टिपिकल क्वेश्चन था जो कि आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर का बंदा, जो एक बिल्कुल प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ बंदा है, वही बता सकता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसका उत्तर लोग यानी कि सी लगा कर आए हैं, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी सही माना है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो स्रोत नहीं है, क्या क्या नहीं है? डेटा नहीं है, एल्गोरिदम नहीं है, आपका लोग नहीं है, जो क्षमता है वो है। तो देखिए, क्षमता जो होती है, अगर हम देखें कैपेसिटी की बात करें, या यहाँ पर इंग्लिश में क्या टर्म यूज़ की है, इंग्लिश में एबिलिटी जो है ये टर्म यूज़ की है। तो हिंदी और इंग्लिश जो है, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में भी थोड़ी सी समस्या नज़र आती है। लेकिन हम इंग्लिश को एक बार और पढ़ के देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस। तो ये कह रहे हैं कि सोर्स नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये कह रहे हैं कि डेटा, एल्गोरिदम और पीपल जो है ये तो हैं, लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो ये उत्तर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैं भी इस पर वर्क कर रहा हूँ, कल की वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एबिलिटी जो है ये आपको इंटरनेट पे सर्च करने पे भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी भी गुंजाइश है कि
ये थोड़ा सा जो भी आईटी के एक्सपर्ट हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज रखता है वो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बताएं कि आखिर क्या है। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इस प्रश्न को भी इंग्लिश में देख लेते हैं। विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस वाला जो हिंदी में, आप थोड़ा सा वही कह रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत है। टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन्स। अब ये जो आपका एम्पावर द सिटीजन्स है ये ठीक है, लेकिन इंग्लिश में भी अगर हम देखें टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस, तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है और सी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल आपत्ति लगानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। इसमें कंफ्यूज किया आयोग ने। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। मानव अधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। अब प्रोत्साहन मतलब होता है प्रमोशन और अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च। तो प्रमोशन और रिसर्च का आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा आप स्वयं सोच कर देखिए कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। अब प्रोत्साहित करने का मतलब देखिए, प्रोत्साहन कई तरह का होता है, मॉनेटरी भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोत्साहन में सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी ही आएगा कि आप ले लीजिए पैसा, और आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च ही कर सकते हैं प्रोत्साहन के लिए। जो चीज़ें हैं वो दूसरी भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सी कथन एक तथा कथन दो की ही सही व्याख्या करता है, ये मुझे लगता है सेपरेट स्टेटमेंट है और आयोग ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है कि दोनों कथन एक और दो सत्य है। आयोग मुझे लगता है कि सही है बिल्कुल, और इस पर आपत्ति मेरा ये मानना है कि नहीं लगना चाहिए, या मैं होता तो इस पर आपत्ति नहीं लगाता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट प्रमोशन और रिसर्च अनुसंधान दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो ये तीसरा जो है ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। एक इस प्रश्न पर भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत पुराना करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा है। और अभी जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की मैं टेस्ट सीरीज ले रहा था तो इसमें भी मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले रहा था जिसमें 2018 का करंट अफेयर्स का कोई एक प्रश्न जैसे कि थीम पूछ लेता था, या फिर किसी तरह का कोई अवार्ड था। तो बहुत पुराना पुराना करंट अफेयर्स एक दो क्वेश्चंस मैं उसमें डाल देता था, तो बच्चों के रिप्लाई आते थे कि सर इतना पुराना करंट अफेयर्स एमपीपीएससी नहीं पूछेगा, नहीं पूछता होगा। तो मैं उन्हें यही कहता कि आप एक बार पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी कहाँ से प्रश्न उठा लेता है, वो देखने के बाद समझ में आता है। तो ये प्रश्न थोड़ा वैसे ही है, और इसमें जो है मुझे लगता है कि एमपीपीएससी को एक बार पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है, और इसको हम भी जो है एक बार देख रहे हैं, बिकॉज इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, तो इस पर भी आपत्ति लग सकती है। एक ये प्रश्न भी किसी अभ्यर्थी ने पूछा था। देखिए ये जो है आपको बता दें कि बी ऑप्शन देखिए, अलौह धातु ढलाई करता है और यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। तो मुझे लगता है कि एमपीपीएससी का जो आंसर है वो सही है इस पर, और ये डिस्कस कर चुके हैं। ये ई गवर्नेंस के संबंध में कुछ बच्चों ने जो रिलेवेंट आपकी बुक्स हैं उनके फैक्ट्स जो हैं भेजे थे, और इसमें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। निश्चित ही जो बच्चों का कहना है वो सही है, और ये क्वेश्चन चैलेंज होगा आपका। ये इकोनॉमिक्स सर्वे के भी कुछ आंकड़े बच्चों ने भेजे थे। मैंने भी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स सर्वे का जो पीडीएफ उसमें मैंने सर्च किया, उसमें भी तृतीय स्थान दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के जो आंकड़े होते हैं वो पुराने होते हैं, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस दिया। ये बौद्ध गुफाओं के संबंध में थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की गई थी। आप सभी देख सकते हैं पश्चिमी घाट के जो बौद्ध स्थल हैं या बौद्ध गुफाएं हैं उनके संबंध में जो है थोड़ा सा मैप के माध्यम से इंफॉर्मेशन
निकालने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से काफ़ी जो हैं वैलिड प्रूफ्स इकट्ठे कर लिए हैं। इस तरह से बच्चों ने ये जो प्रश्न मैंने आपको शेयर किया था हॉकी खेल के लिए, वर्ष 2020 के लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो इस तरह से बच्चों ने भेजा था। तो कन्फ्यूज़न है, अभी इसको और सर्च कर रहे हैं। आपके पास भी अगर वैलिड प्रूफ्स हों तो ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप सभी जो हैं इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराएं और मैं भी आपको बता दूंगा। बिकॉज ऐसा करें कि ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगाएं और एक ही अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को भार ना पड़े, ऐसा कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता दूंगा कि खासकर जो मेरे अभ्यर्थी हैं वो किन प्रश्नों पर आपत्ति लगा रहे हैं। अभी अभी जो सूचना अपलोड की गई है एमपीपीएससी के द्वारा अपनी वेबसाइट पर, उसमें बताया गया है कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23 मई 2023 को अपलोड की गई थी, किंतु कुछ गलतियां होने के कारण फिर से इसकी उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। खासकर सी सेट में काफ़ी गलतियां उत्तर कुंजी जो है इसमें पाई गई हैं और अभ्यर्थियों का, छात्रों का जो रोष है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा था। और चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं सरकार और जो आपका जनसंपर्क है वो एक्टिव मोड में है। इस वजह से इसको तुरंत कहना चाहिए हटा लिया गया। और मैंने आपको पुनः बताया कि सरकार की खासी नज़र है युवाओं की एक्टिविटी पर, कि आखिर सोशल मीडिया पर या बाहरी जो भी युवाओं की बातचीत है इसमें क्या वो बातचीत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं क्या। तो इस वजह से भी ये वापस ले ली गई है। तो इंतज़ार करें कि कल जैसे ही फिर से नई आंसर की इनके द्वारा अपलोड की जाती है, एक बार पुनः क्रॉस चेक करेंगे। अगर इन प्रश्नों को इन्होंने ठीक कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी एक और प्रश्न रह गया है भारत छोड़ो आंदोलन वाला। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जहाँ तक बात है तो 8 अगस्त 1942 मैंने भी पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई किताबों में 9 अगस्त 1942 भी दिया गया है। कारण यह है कि 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन की रूपरेखा और ये सारी चीज़ें इसकी घोषणा की गई, ऐसा लिखा है, और 9 अगस्त से यह शुरू हुआ। तो अगर एमपीपीएससी उन किताबों पर जाता है, उन फैक्ट्स पर जाता है, तो निश्चित ही 9 अगस्त कंसीडर करेगा और इसमें चेंज नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपत्ति इस पर भी लगाई जा सकती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो एम्बिगियस, दो इसके ऑप्शन है, बिकॉज 8 है नहीं, 7 और 9 को रखा गया है ताकि बच्चे जानबूझकर गलती करें। और गलती करने की गुंजाइश यही है कि 8 अगस्त से आपने पढ़ा है तो आप इसको क्या करें, कहना चाहिए कब शुरू हुआ तो 7 अगस्त कर दें या 9 अगस्त कर दें। किसी ने 7 किया होगा या 9 किया होगा, दोनों ही ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कुछ किताबों में 9 अगस्त भी दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तो ये इसमें लिखा है कि प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 की प्रातः महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुझे लगता है कि एमपीपीएससी इसका आंसर नहीं बदलेगा, फिर भी आपत्ति लगानी चाहिए, क्योंकि 8 अगस्त मैंने भी पढ़ा है। 9 अगस्त तो मैं तभी लगाता जब 8 अगस्त नहीं होता। तो अगर 9 अगस्त किसी ने लगाया है तो सही है, लेकिन फिर भी जिन्होंने गलत कर दिया है किसी वजह से, तो उनको आपत्ति लगानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार फीडबैक्स भेजे जा रहे हैं, काफ़ी प्रसन्नता होती है। एक शिक्षक के लिए, टीचर के लिए सबसे बड़ा खुशी का मौका यही होता है कि आपसे जुड़ा हुआ छात्र जो है वो लगातार सफल हो रहा है। तो इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, फीडबैक्स आप सभी के। और आप सभी जो भी छात्र प्रिंसर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सभी जब भी सफल हो या आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, ज़रूर सूचित करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी सफलता ही प्रिंसर की सफलता है। और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संकोच ना करें। 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी मैं आपको बता दूं जिनको मैंने गारंटी से इस बार प्रीलिम्स क्रॉस करवाया है, और मैं अकेला एमपी का
लौता ऐसा टीचर हूँ, अगर आप चाहें तो ऑन पेपर मुझसे लिखवा कर ले सकते हैं कि अगर मेरी बताई गई रणनीति पर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और 2 साल के अंदर आप MPPSC जैसा एग्ज़ाम प्री मेंस इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।